वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे अगस्त कॉम्ट के बारे में। हमने फर्स्ट यूनिट कवर कर ली है, ये आपकी सेकंड यूनिट है और इसमें से फर्स्ट थिंकर आपके हैं अगस्त कॉम्ट। यदि आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। एनटीए नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप ये इस चैनल से जुड़ सकते हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फर्स्ट यूनिट आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर विजिट करिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस आपका वन लाइनर क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है, तो आप उसे भी ज़रूर विजिट करें। यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिक से करना चाहते हैं आप, तो फिर ज़रूर चेकआउट करें। ठीक है, और प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी पीजीटी सोशियोलॉजी 2022 करके लिखा हुआ है, तो आप उसे प्लेलिस्ट को पूरा थॉरोली देख लें। ठीक है, तो चलिए आज हमारा जो थिंकर है वो है आपके अगस्त कॉम्ट। यही आपके जो है कहे जाते हैं समाजशास्त्र के पिता, और ये प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। तो सोशियोलॉजी में जो ये कॉन्सेप्ट दिया है, तो ये समाजशास्त्र के जनक भी कहे जाते हैं और प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता भी कहे जाते हैं आपके अगस्त कॉम्ट। ठीक है, तो इनको हम देखेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अगस्त कॉम्ट हैं, इन्होंने जो जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उसका थोड़ा सा हम ब्रीफली स्टडी करेंगे। फिर वन बाय वन मैं इनके जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, वैसे तो सभी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि पीजीटी में सभी कुछ मतलब वन लाइनर तरीके से पूछ लिया जाता है, तो हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। ये क्लासिकल थिंकर भी हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं, क्वेश्चन इनसे रिलेटेड काफ़ी बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। ठीक है, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और ये सीरीज़ कंटिन्यू आती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यदि नेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सोशियोलॉजी से तब भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो हमारे थिंकर हैं, इसके बाद हम दूसरे जो स्पेंसर थिंकर हैं उनको कवर करेंगे। इसी तरीके से आपके वेबर हैं, दुर्खीम हैं, और जो इंडियन थिंकर हैं उन्हें भी कवर करेंगे, तो चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, तो चलिए जो अगस्त कॉम्ट है इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था आपका 1798 में, आप मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, इनका बर्थ हुई थी 1798 में और डेथ हुई थी इनकी 1857 में। पीजीटी में क्वेश्चन बन सकता है कि अगस्त कॉम्ट का जन्म कब हुआ था और डेथ कब हुई थी। ठीक है, तो हम सब कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे हमारे क्वेश्चंस जो हो आउट ऑफ आ जाएं। ठीक है, तो चलिए अगस्त कॉम्ट का जन्म जो हुआ था 1789 में हुआ था और डेथ हुई थी 1857 में। तो जब इनका जन्म मृत्यु हुई थी उसके जस्ट 1 ईयर मतलब 57 में इनकी मृत्यु 1857 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 58 में किसका जन्म हो गया था? तो आप दुर्खीम हैं थिंकर, जो रियल फादर कहे जाते उनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये भी आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा थिंकर रहेंगे वो स्पेंसर रहेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर। उसके बाद दुर्खीम जी आते हैं। वैसे उनको रियल फादर ऑफ कहे जाता है क्योंकि उन्होंने ही सिस्टमैटिक ढंग से कहें या वैज्ञानिक तरीके से समाजशास्त्र की नींव रखी है। तो रियल फादर यदि कहे जाते हैं वो आपके दुर्खीम जी कहे जाते हैं, और समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं ये आपके अगस्त कॉम्ट। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इनको ही प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही प्रत्यक्षवाद की जो अवधारणा है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी थी, जो है आपके अगस्त कॉम्ट। ठीक है, चलिए आगे इनका जो प्रभाव रहा इन पर बेंजामिन फ्रैंकलिन का रहा है और सेंट साइमन जी का रहा। तो ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, जब ये स्कूल में थे आपके अगस्त कॉम्ट, तभी इनकी मुलाकात हुई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन से। तो इनके प्रभाव में ये रहे शुरुआत में, और अगस्त कॉम्ट उनको एक आदर्श रूप मानते थे और उनका अनुसरण भी करना चाहते थे। अपने स्कूल के एक मित्र को उन्होंने एक बार ये भी लिखा था कि मैं आधुनिक सुकरात का अनुसरण करना चाहता हूँ, उनके बौद्धिक गुणों का नहीं बल्कि उनके जीवन के तरीकों का। क्वेश्चन बन जाता है यदि कोटेशन ये आ जाए कि मैं आधुनिक सुकरात का अनुसरण करना चाहता हूँ,
उसके बौद्धिक गुणों का नहीं बल्कि उनके जीवन के तरीके का। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो ये आपके किसके ने दिया है? अगस्ट कॉम्ट ने। तो आपको इस तरीके से कोटेशन भी याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा, और इन्होंने कहा कि जब माना जाता है, इन्होंने ये जो बात कही थी अगस्ट कॉम्ट ने, तब ये मात्र कितने वर्ष के थे? 20 वर्ष के। इन्होंने कहा तुम जानते हो कि जब वे केवल 25 वर्ष के थे तभी उन्होंने जो पूर्णतः बुद्धिमान व्यक्ति समझ लिया गया था या समझ लिया था खुद को। लेकिन अभी तो मेरी उम्र जो है कितनी है? 18 वर्ष, मतलब अभी मैं 20 वर्ष का पूरा भी नहीं हुआ हूँ। और उनकी वर्ष कितनी? 25 वर्ष हो चुकी थी तब उन्होंने बुद्धिमान मतलब कहे गए या खुद को बुद्धिमान समझा। और मेरी तो अभी इतनी है ही नहीं उम्र, 20 तक नहीं है। तो ऐसी बात किसने कही थी? अगस्ट कॉम्ट ने। किसके बारे में? अपने बारे में, अपने दोस्त से, ठीक है। और इनके जो गुरु थे वो सेंट साइमन थे। सेंट साइमन को इन्होंने गुरु माना था। और इन्होंने अपने जो गुरु थे, जो इनका गुरु थे वो 1760 में उनका जन्म हुआ था और 1825 में मृत्यु हुई थी। अगस्ट कॉम्ट की जो गुरु हैं सेंट साइमन, इनका जो जन्म हुआ था 1760 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1825 में। तो 1825 में जब इनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो हमारे अगस्ट कॉम्ट थे, इन्होंने इनके जो भी मटेरियल थे या जो भी चीज़ें कलेक्ट करके रखी थी समाजशास्त्र की नींव के लिए, तो उनको मिला के उसको एक पृष्ठ तैयार किया और इन्होंने आगे उस चीज़ को बढ़ाया और समाजशास्त्र नाम दिया। पहले इस नाम को इन्होंने नहीं दिया है। इससे पहले भी जो ये जो सब्जेक्ट बनाया, इस विषय को प्रतिपादित किया, तो इसको नाम देने के लिए पहले इन्होंने इसका सामाजिक भौतिकी नाम रखा, इसको सोशल फिजिक्स इन्होंने उस नाम को रखा था, सोशल फिजिक्स। तो उस नाम को इन्होंने रखा तो एक जो वैज्ञानिक थे क्वेटेट नाम के, उन्होंने अपना ऐसे एक पब्लिश कराया था, उसमें उस नाम को उन्होंने ऐड कर दिया था। सोशल फिजिक्स नाम उन्होंने फिर हटाया और उसके स्थान पे उन्होंने सोशियोलॉजी नाम रख दिया। ओके, तो इस तरीके से ये चीज़ें हुई उनके साथ। और उन्होंने कुछ चीज़ें, जैसा कि उस समय फ्रांस की क्रांति, पुनर्जागरण वगैरह सब कुछ चीज़ें हुई थी, वो घटित हुई उसी के दौरान। समाजशास्त्र को ये जो आपके थिंकर हैं अगस्ट कॉम्ट जैसे थिंकर ने समाज को देखा, किस तरीके से समाज में औद्योगिकरण क्रांति वगैरह आई हुई थी, राजनीतिक क्रांति हुई थी, जिसके जो यूरोप में सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, परिस्थितियाँ जिस तरीके से परिवर्तित हुई थी, उसी के आधार पर जब सेंट साइमन ने इस नींव को, इस सामाजिक नाम को या समाजशास्त्र के जो विज्ञान को प्रतिपादित किया, उसे फिर जो आपके अगस्ट कॉम्ट थे उन्होंने अपना एक नाम दिया, जिसे हम सोशियोलॉजी नाम से जानते हैं, जिसे हम समाजशास्त्र कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनका जो बुक्स वगैरह हैं वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, एग्ज़ाम में भी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं ऑगस्ट कॉम्ट की। तो ये पॉजिटिव फिलॉसफी, ये पहली बुक है इनकी, पॉजिटिव फिलॉसफी। ये इन्होंने लिखी थी 1830 में 1842। ठीक है, तो ये लिखी थी इन्होंने 1830 और 1842। ये दो डेट क्यों लिखी हुई हैं? वो इसलिए लिखी हुई हैं क्योंकि ये जो इनकी बुक थी, इसका जो संस्करण था, जो इसका खंड था, 6 खंडों में ये बटी हुई है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आ सकता है कि पॉजिटिव फिलॉसफी कितने खंडों में बटी हुई है, तो आपको 6 खंडों में बतानी है। ठीक है, और पॉजिटिव पॉलिटी कितने खंडों में है, तो इसमें भी 2 डेट दी हुई हैं। तो ये डेट जो है, जो पॉजिटिव फिलॉसफी थी, ये आपकी 6 खंडों में बटी है, 1830 से 1842 तक। और आपका जो पॉजिटिव पॉलिटी है ये 1851 से 1854 तक रही। तो इसमें जो ये खंड थे, ये 4 खंडों में डिवाइड है। तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी, तो आपको याद रखना है पॉजिटिव फिलॉसफी। पॉजिटिव फिलॉसफी 6 खंडों में डिवाइड है, और आपका पॉजिटिव पॉलिटी जो है आपकी 4 खंडों में डिवाइड है। ठीक है, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, ये बुक इन्होंने लिखी थी, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, ये बुक लिखी है इन्होंने 1856 में।
ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी दिया है, तो वो भी हम आगे देखेंगे। क्वेश्चंस ऑफ पॉजिटिविज्म, तो ये इनकी एक बुक है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने 4 बुक्स लिखी हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी बुक्स कहें या फिर क्योंकि इसमें 6 खंड हैं, तो आप अपने आप ही गेस कर सकते हैं कि ये बुक्स कैसी हैं, टाइम कितना डिवाइडेशन मतलब कितना गैप के हिसाब से हुआ है, तो ये काफ़ी मतलब बहुत ही बड़ी एक ग्रंथ टाइप की हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव फिलॉसफी एंड पॉजिटिव पॉलिटी, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसके बारे में देख लेते हैं। इनकी डेफिनेशन वगैरह हैं, तो वो भी देख लेते हैं कि इन्होंने डेफिनेशन कौन कौन सी दी हैं और उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरीज़ हैं, वो क्या हैं। इस वीडियो में हम जो थ्योरी हैं उनको हम डिटेल में नहीं देखेंगे, बस मैं यहाँ पे आपको सिर्फ उनके बारे में बताऊँगी, इनकी थ्योरीज़ क्या हैं, कौन कौन सी हैं, जो आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगी। उसके बाद हम 1 बाय 1 इनकी जो भी कॉन्सेप्ट हैं इनके, उनको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए। लॉ ऑफ 3 स्टेज, लॉ ऑफ 3 स्टेज की इन्होंने दिया था, एग्जाम में आता है लॉ ऑफ 3 स्टेज। इन्होंने इस स्टेज में जो विज्ञान है, विज्ञानों का संस्करण या वर्गीकरण इसे कहते हैं, इसमें सेंट साइमन ने जो स्टेज के बारे में बताया, 3 स्टेज में मनुष्य के बुद्धिमत्ता को 3 आधार पे मतलब 3 स्टेज में डिवाइड किया है, कि एक स्टेज आता है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से इन्होंने स्टेज के बारे में बात की है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में ये जो लॉ ऑफ 3 स्टेज है ये है क्या, डेफिनेशन रियल में इसका मतलब क्या कहते हैं, डेफिनेशन में क्या बताते हैं, तो हम अगली वीडियो में समझेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट इनका जो है ये इन्होंने जो बुक, ये जो स्टेज के बारे में इन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेज बताया है, तो इसमें ये जो सिद्धांत बताया इन्होंने, तो ये पॉजिटिव फिलॉसफी में इन्होंने बताया। जो बुक अभी हमने जस्ट पहले देखी थी उसमें इन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेज की बात की है। ठीक है, नेक्स्ट जिसमें इन्होंने द थियोटिकल स्टेज, फिर मेटाफिजिकल स्टेज एंड पॉजिटिव स्टेज, ये 3 स्टेजेस हैं जिसके बारे में लॉ ऑफ 3 स्टेज में इन्होंने बताया है। ठीक है, जिसे थियोटिकल स्टेज को क्या कहते हैं, थियोलॉजिकल स्टेज को कहते हैं आध्यात्मिक या धार्मिक अवस्था। और सेकंड इनका जो, इसमें इन्होंने इस चीज़ को भी डिवाइड किया हुआ है, तो जीवित सत्तावाद और बहुदेवत्ववाद और एकेश्वरवाद के आधार पे इन्होंने थियोलॉजिकल स्टेज को बांटा है। और मेटाफिजिकल में इन्होंने कहा कि जो मेटाफिजिकल स्टेज है उसमें इन्होंने तात्विक और अमूर्त अवस्था के बारे में बताया। और इनका वैज्ञानिक या अप्रत्यक्षवादी अवस्था है, इसमें इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था प्रत्यक्षवाद, तो उसको इन्होंने फॉलो किया है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम इसको पूरे डिटेल में देखेंगे कि इसका आखिर डेफिनेशन का या सिद्धांत का क्या मतलब या क्या अर्थ है। ठीक है, सेकंड आगे देखते हैं, स्टेज ऑफ थिंकिंग एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने थिंकिंग के बारे में बताया कि जो मनुष्य की थिंकिंग होती है वो संगठन के आधार पर समाज में व्यवस्थित रहती है या व्यवस्थित बनाए रखती है। जो भी व्यवस्था है उसको जो थिंकिंग है सोशल ऑर्गेनाइजेशन करती रहती है। तो इसे भी हम अगली वीडियो में देखेंगे 1 बाय 1। ठीक है, पॉजिटिविज्म जैसा कि मैंने अभी बताया, प्रत्यक्षवाद क्या है उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, हायरार्की ऑफ साइंस, ये भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं आपके। ठीक है, तो ये आपका पहला लॉ ऑफ 3 स्टेज हो गया, सेकंड आपका हो गया स्टेज ऑफ थिंकिंग एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है आपका पॉजिटिविज्म, हायरार्की ऑफ साइंस, 4 है हायरार्की ऑफ साइंस में इन्होंने साइंस को एक सीक्वेंस में बांटा है, मतलब रखा है। पहले इन्होंने गणित को रखा है, फिर ऐसे धीरे करके फिर इन्होंने लास्ट में किसको चीज़ को रखा है, सोशियोलॉजी को रखा है। तो हम इसको भी अगली वीडियो में देखेंगे कि इन्होंने हायरार्की टाइप का क्या बताया है साइंस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है इनका 2 बेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। तो इन्होंने जो हायरार्की ऑफ साइंस के बारे में बात की उसी से बिलोंग करता है आपका ये जो 2 बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। तो इसको ही इसमें से इंक्लूड करते हुए बताते हैं कि 2 बेस रहते हैं इस हायरार्की के। जो साइंस की हायरार्की है उसमें 2 बेसिस हैं, जिसमें एक
उसे भी हम अगली वीडियो में समझेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी हम यहीं पे बात कर लें ताकि आपकी वीडियो जो है लंबी भी ना हो और आपको नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 करके मतलब ब्रीफली के बजाय हम थारोली रूप से चीज़ को स्टडी कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है इनका जो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिपेंडेंस, तो ये बताया है इन्होंने, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया है, जो इन्होंने बताया 2 बेसिस बताए थे, तो वो यही थे इनके बेसिस। तो इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी, इन्होंने इंक्रीजिंग के डिपेंडेंसी के बारे में बताया। ये जो बेस हैं, ये फर्स्ट बेस है, ये सेकंड बेस है। प्रिंसिपल ऑफ डिक्रीजिंग जनरलिटी, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो ये इन्होंने बताए कि किस तरीके से एक जो विज्ञान है उसकी हायरार्की में जो चीज़ें होती हैं, बदलाव होते हैं, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। इन्होंने परासिकता जो वृद्धि क्रम का सिद्धांत दिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं, और दूसरा जो है प्रिंसिपल ऑफ डिक्रीजिंग, तो इसको इन्होंने घटती हुई सामान्यतः और बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत दिया है। तो ये 2 सिद्धांत हैं जिसके आधार पर इन्होंने बेस तैयार किया हायरार्की का, और हायरार्की में उन्होंने विज्ञान को सिस्टमैटिक ढंग से रखा है, और लास्ट में इन्होंने सोशियोलॉजी को रखा, और बाकी जो आपके विज्ञान हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह, और आपका जो मैथमेटिक्स है उसे पहले पे रखा है। तो वो भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका हायरार्की एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, तो ये आपका सिस्टमैटिक ढंग से दिया हुआ है। तो ये जो है आपका मैथमेटिक्स जो है ये पहले रखा गया, फिर एस्ट्रोनॉमी और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और फिर साइंस, ठीक है। इस तरीके से सीक्वेंस बना के हमारे जो थिंकर हैं अगस्ट कॉम्ट ने विज्ञानों को रखा। इसी को ही इन्होंने बताया कि जो स्वतंत्र विज्ञान है वो मैथमेटिक्स है, सोशियोलॉजी सबका डिपेंडेंसी लिए हुए है, मतलब सबसे कुछ ना कुछ इसने ग्रहण किया हुआ है सोशियोलॉजी ने, ठीक है, इसलिए ये डिपेंडेंट है। और बाकी जो है सबसे फ्री विज्ञान है वो है आपका मैथमेटिक्स। तो इस तरीके से इन्होंने सीक्वेंस बनाया, हायरार्की की है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। तो अगली वीडियो में ये हायरार्की के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आगे इनका जो ये दिया हुआ है सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स, ये क्या है इन्होंने बताया है। तो सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक के बारे में इन्होंने बताया कि समाज जो है, समाज को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है। समाजशास्त्र लिखा है यहाँ पे। समाज को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक इन्होंने सामाजिक स्थिति विज्ञान बताया और एक गतिशील विज्ञान बताया। तो 2 भागों में बांटते हुए इन्होंने डेफिनेशन भी दी थी। उन्होंने कहा कि जो समाज है 2 भागों में डिवाइड है, और ये गतिशील और स्थिति दोनों ही तरीके से विज्ञान माना जाता है, ठीक है। तो इन्होंने नवीन विज्ञान कहा और सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान भी कहा। और भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं इनसे रिलेटेड अगस्ट कॉम्ट के, जो एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हों और बहुत ज़रूरी भी हैं, तो उन्हें भी देख लेते हैं। तो की टर्म क्या है, कुछ जो थिंकर हैं जिन्होंने इन पे क्रिटिसाइज़ किया, आपके जो जे.एस. मील हैं, वो भी कहते हैं कि ये समाजशास्त्र के जो हमारे पिता हैं वास्तव में मतलब खुद प्रत्यक्षवाद के इन्होंने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा तो दे दी, लेकिन खुद उस चीज़ से मतलब मिसगाइड हो गए, उन्होंने ऐसी बात कही है। तो हम देख लेते हैं और भी कॉन्सेप्ट जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट, इन्होंने विज्ञानों की रानी भी कहा है, ठीक है। आगे इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था मानवता का धर्म, तो ये भी इन्होंने दिया हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को जब इन्होंने दिया है वहीं पे इनकी जो गतिशीलता है काफ़ी मतलब प्रत्यक्षवादी होते खुद अवधारणा देने के बावजूद भी इन्होंने उस चीज़ पे स्थिर नहीं बने रहे, जिसके कारण जो जे.एस. मील हैं इनकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि खुद प्रत्यक्षवादी स्वयं प्रत्यक्षवादी नहीं रहा। इन्होंने जो समाजशास्त्र है उसे विज्ञान की रानी कहा है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि विज्ञान की रानी किसने कहा है, तो आपके अगस्ट कॉम्ट हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। कुछ की टर्म है तो वो भी देख लेते हैं। कॉम्टे के अनुसार जो है मानवता के धर्म की जो सरकार है पुरोहितों के द्वारा चलाई गई है और चलती रही है और चलाई जाती रहेगी, ऐसा इन्होंने कहा है।
अगस्ट कॉम्ट हैं जो अपना कॉन्सेप्ट देते हैं मानवता के धर्म के अंतर्गत। तो कहते हैं कि जो सरकार है पुरोहितों की, वही संचालित करती है मानवता के धर्म को। यही पुरोहित धर्मशास्त्री नहीं है, बल्कि ये वैज्ञानिक और कलाकार हैं। उनको इन्होंने क्या कह दिया कि जो पुरोहित हैं वो धर्मशास्त्री नहीं है, बल्कि ये एक वैज्ञानिक और कलाकार है। तो इन्होंने ना धर्म को और विज्ञान को दोनों को समन्वय करने का प्रयास किया, और उन्होंने कहा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे के साथ ही मतलब ये दोनों एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है, तभी समाज का सिस्टमैटिक जो वर्क है हो रहा है, ऐसा उन्होंने माना। आगे इन्होंने माना है कि मानवता का धर्म प्रेम, सद्भावना, सहानुभूति, शांति, व्यवस्था और प्रगति का ही नहीं, बल्कि जन कल्याण और जनसेवा के उच्चतम आदर्शों का मूर्त रूप होगा। ऐसा इन्होंने इन फ्यूचर के फैक्ट के रूप में माना। एग्जाम में यदि बनता है क्वेश्चन कि ये कोटेशन किसका है, कि प्रेम, सद्भावना, सहानुभूति, शांति, व्यवस्था और प्रगति का ही नहीं, बल्कि जन कल्याण और जन सेवा के उच्चतम आदर्शों का मूल रूप होगा मानवता का धर्म। तो ये किसने कहा है? कॉम्टे जी ने कहा है। मानव के यदि ऐसे माना जाए तो कॉम्ट जो थे केवल एक प्रतिभाशाली या प्रतिभा संपन्न वैज्ञानिक ही नहीं थे, मानवता के धर्म के एक कट्टर उपासक भी थे। कांट के धर्म को ज्ञान और विज्ञान का व्यवहारिक रूप कह सकते हैं। विज्ञानों की रानी भी कहा इन्होंने, और प्रत्यक्षवाद की अवधारणा भी दी। और इन्होंने ये जो चीज़ें अगस्ट कांट ने जो समाजशास्त्र की नींव रखी, इसमें जो उद्भव हुआ समाजशास्त्र का, इंग्लैंड की क्रांति और फ्रांस की राजनीतिक जो क्रांति थी, वो सभी उत्तरदायी रहे, जिसके कारण जो आपके अगस्ट कांट का ये समाजशास्त्र का कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट हो पाया। आज हमने देखा अगस्ट कॉम्ट को और उनकी जो इम्पॉर्टेंट बुक्स और उनके कंट्रीब्यूशन जो कॉन्सेप्ट हैं। अभी हमने कॉन्सेप्ट की कोई भी डिटेल को नहीं जाना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 इनके जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें समझेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो डेफिनेशन है, आखिर वो कॉन्सेप्ट देने का उनका मतलब क्या है, उस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।